हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम आईएएस पे। आज है सेट नंबर 25 और इससे पहले हम लोग कितना सेट कवर किए? 24, यानी कि 24 सेट हम लोग ने कवर कर चुके हैं। हमें उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन याद हो रहे होंगे। और कल, जैसा कि सभी को पता है कि कल है संडे, और संडे को अब तक का जितना सेट अभी तक इस वीक में हुआ है उस सबका कल संडे को होगा टेस्ट, 9 PM टेलीग्राम पे, टेलीग्राम ग्रुप में। यदि आप भी टेस्ट देना चाहते हैं पिछले सप्ताह का, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से। इसके लिए आपको जो है चैनल पे जाकर के वहां से आप ज्वाइन करिए, और 9 बजे से जाकर के आप आकर टेस्ट दीजिए, ताकि आपको भी पता चले कि इस हफ्ते आप कितना सीखे। पढ़ाई के साथ साथ ये कभी कभी टेस्ट भी होना जरूरी रहता है, क्योंकि ताकि हमें पता चलता है कि हम इसमें सीख क्या रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। चलिए आज के सेट को हम लोग देखते हैं। इससे पहले हम लोग प्रीवियस सेट को देखेंगे, जो कि पिछले सेट में आपसे पूछा गया था। पहला पहला क्वेश्चन था, शुद्ध अरबी सिक्के किस शासक के द्वारा जारी किया गया था? तो यह इल्तुतमिश के द्वारा जारी किया गया था। निम्नलिखित में से कौन कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे हैं? तो ये बाल गंगाधर तिलक नहीं रहे। मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यह पशुओं का पालन, पशुपालन और फसलों की एक साथ खेती। मुद्रा के अवमूल्यन का तात्पर्य क्या है? तो घरेलू मुद्रा के बहुमूल्य में कमी करना। तो ये इस प्रश्न को हम समझाए भी थे। तो हम आज का सेट में पहला क्वेश्चन है, सेट नंबर 25 से, महावीर ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिए थे? महावीर स्वामी जो थे, वो अपना उपदेश जो है प्रथम प्रथम उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो इनका जो भाषा था वो लंग्वेज प्राकृतिक भाषा था। महावीर स्वामी ये 24वें तीर्थंकर थे, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। पहले तीर्थंकर की बात करें तो ऋषभ देव थे। वहीं जब हम गौतम बुद्ध की बात करते हैं, यानी कि बौद्ध धर्म की बात करते हैं, तो उन्होंने भाषा अपना उपदेश जो है पाली भाषा में दिए थे। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासन काल में आयोजित की गई थी? तो इससे पहले हम लोग बौद्ध संगीति के बारे में काफी चर्चा भी कर चुके हैं, तो इसको उतना जो है समझाने की तो आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर कोई नए लोग होंगे तो उनका जरूर पता होना चाहिए, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? तो यह कलाशोक के शासन काल में हुई थी। कलाशोक के शासन काल में 383 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पे? वैशाली में हुए थे। इसके अध्यक्ष जो हुए थे वो सावाकामी थे। सावाकामी। कलाशुक कौन से वंश से थे? तो यह शिशुनाग वंश के से संबंधित है। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो शुंग शासक जो था वो अपनी राजधानी जो विदिशा में स्थापित की थी। विदिशा में इनकी राजधानी थी। इसके संस्थापक जो थे वो पुष्यमित्र शुंग थे। पुष्यमित्र शुंग इसके संस्थापक हुए। यह पुष्यमित्र सिंह इसके संस्थापक हुए, अपनी राजधानी जो है विदिशा में स्थापित किए। इसके अलावा जब राजगृह जो कि यह हर्यक वंश की राजधानी थी। हर्यक वंश की राजधानी राजगृह हुआ करती थी। सातवाहन की राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान थी। सातवाहन वंश। और वैशाली किसकी थी? तो मगध की जो है, कभी कुछ समय के लिए मगध की जो राजधानी हुआ करती थी वो वैशाली थी। चेदी वंश का संस्थापक कौन था? तो चेदी वंश एक यह चेदी वंश जो है, यह दक्षिण दक्षिण भारत के जो थे शासक थे, जो जिसकी संस्थापक थे वो महामेघ महामेघवाहन थे। चेदी वंश जो कि एक दक्षिण भारत का क्षेत्र हुआ करता था। दक्षिण भारत का एक शासक हुआ करता था, जो जिसे महामेघवाहन, जो कि इसके संस्थापक थे। ये कलिंग के क्षेत्र में विकसित हुआ था। ये कलिंग के क्षेत्र में ये विकसित हुआ था। इसके अलावा वासुदेव जो थे वो कण्व वंश के संस्थापक थे। वासुदेव जो थे वो कण्व वंश के थे। और सिमुक जो थे ये सातवाहन वंश के थे।
सातवाहन वंश। प्रथम हुन आक्रमण किसके समय में हुआ था? तो ये इस प्रश्न ये अक्सर इस प्रश्न को एक ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि हुनों का जो समाप्त था वो कौन किया था? तो यह स्कंदगुप्त के द्वारा किया गया था। स्कंदगुप्त के द्वारा जो हुनों को समाप्त किया गया था, और इसी के समय पे प्रथम जो हुन आक्रमण हुआ था, इसी के समय हुआ था, स्कंदगुप्त के समय। स्कंदगुप्त यह इसके अलावा ये पूछा जाए तो हुनों का जो आक्रमण किस काल में हुआ था? तो किसको वंश में हुआ था? तो गुप्त वंश में हुआ था। किसके समय में हुआ था? तो स्कंदगुप्त। और कौन से वंश में हुआ था? तो गुप्त वंश में। इसकी जो जानकारी मिलती है, जो हुनों का ये स्कंदगुप्त के समय में जो आक्रमण हुआ था, तो इसकी जो जानकारी मिलती है वो भीतरी स्तंभ अभिलेख से मिलती है। भीतरी स्तंभ। भीतरी स्तंभ अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है कि प्रथम हुन आक्रमण जो था वो स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। महमूद गजनवी जो थे, महमूद गजनवी जिसने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? तो ऐसा कहा जाता है कि सोम महमूद गजनवी जो था वो सोमनाथ मंदिर को के ऊपर कुल 17 बार इस पे आक्रमण किया, और 17 बार इस पे इसको लूटा था, सोमनाथ मंदिर को। इस पे जो सोमनाथ मंदिर जो आक्रमण जो किया था वो 1025 ईस्वी में किया था। महमूद गजनवी जो 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, और बहुत सारा इसमें जो है धन धन का इसमें जो है लूटमार किया था, और इसमें कहा जाता है कि कुल इसने 17 बार इस मंदिर पर आक्रमण किया था, क्योंकि इस सोमनाथ मंदिर जो है ना खजाने के लिए जाना जाता था। ये चीज आप याद रखेंगे। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, जिसे हम लोग इस्तेमारी बंदोबस्त व्यवस्था भी कहते हैं, इसी इसी बंदोबस्त में सूर्यास्त कानून भी चलाया गया था। ये जो अस्थायी बंदोबस्त है ये 1793 में चलाया गया था, 1793 में ये लागू हुआ था। बंगाल के जमींदार के बीच, अंग्रेज और बंगाल के जमींदारों के बीच में ये चलाया गया था। इसमें पूरी तरह से कर वसूलने से संबंधित था। यह कार्नवालिस के द्वारा लगाया चालू किया गया था। कार्नवालिस के द्वारा, ये लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा ये चालू किया गया था स्थायी बंदोबस्त, जिसमें जो है ना टैक्स का जो रखा गया था, वो टैक्स का जो रखा गया था वो 10/11 रखता था। 10/11 रखता था कौन? अंग्रेज रखता था, और 1/11 था वो जमींदार के पास होता था। इसे इस्तेमारी बंदोबस्त भी कहा जाता है, और इसी में स्थायी बंदोबस्त में ही स्थायी सूर्यास्त कानून चलाया गया था। सूर्यास्त कानून कहने का अर्थ यह हुआ कि इसमें जो है ना एक से नियमित एक समय, एक निश्चित समय निर्धारित कर दिया जाता था कि सूर्यास्त होने से पहले आपको जो है टैक्स वसूल करके जमा करना होगा। अगर ऐसा नहीं करने की वजह से, ऐसा अगर नहीं करता है कोई, तो जमींदार से उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी, जिसे सूर्यास्त कानून का नाम दिया गया था। तो ये आप ध्यान रखेंगे। कहने का अर्थ ये हुआ कि सूर्यास्त, यानी कि सूर्यास्त होने से पहले जो भी आपको वर्क दिया गया है, जो भी आपको काम दिया गया है कि टैक्स इतना वसूल करके हमें जमा करना है, तो ये एक निश्चित समय के तहत जो है जमा करना होता था। सार्वजनिक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सार्वजनिक समाज की स्थापना जो है वो महादेव गोविंद रनाटे के द्वारा किया गया था। महादेव गोविंद रनाटे के द्वारा किया गया था 1871 ईस्वी में। कब किया गया था? 1871 ईस्वी में किया गया था। उन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है, महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से भी इनको जाना जाता है। मद्रास की संधि किनके बीच में हुई थी? महाराष्ट्र के मद्रास की जो संधि संधि हुई थी, वो प्रथम वो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान में हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान में हुआ था। यह अंग्रेज और हैदर अली के बीच में प्रथम मद्रास की संधि हुई थी। कब हुई थी? यह 1767 से 1769 तक। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान इसमें मद्रास की जो संधि हुई थी वह हुआ था। अंग्रेज और यहाँ पे हैदर अली के बीच में किया गया था। तेलुगु के लेखक कौन है? तेलुगु के लेखक, इसमें एक तेलुगु लेखक के द्वारा कौन लिखा गया था? तो इसमें यहाँ पे थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पे मिस्टेक हो गया, प्रिंट मिस्टेक है। तेलुगु कृति है। क्वेश्चन में इसमें कह रहा था
तेलुगु तेलुगु कृति आयुक्त माल्यद। ये प्रश्न कर रहा था। ठीक है। तेलुगु कृति आयुक्त माल्यद का लेखक कौन है, ये प्रश्न पूछा जा रहा था। आयुक्त माल्यद जो है एक पुस्तक का नाम है, इसका जो तेलुगु भाषा में लिखी गई थी। ठीक है। आयुक्त माल्यद एक पुस्तक का नाम है जो कि तेलुगु भाषा में लिखी गई थी। यह पूछ रहा है कि प्रश्न में क्या किसके द्वारा लिखा गया था। आयुक्त माल्यद जो पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखा गया था, तो कृष्ण देव राय के द्वारा लिखा गया था तेलुगु भाषा में। तेलुगु भाषा में लिखा गया था। यह जो कृष्ण देव राय जो था यह विजयनगर साम्राज्य के था और तुलु वंश का राजा था। तुलु वंश का राजा था। तुलु वंश का यह राजा हुआ करता था विजयनगर में। यह विजयनगर दक्षिण भारत में है। तो प्रश्न क्या कर रहा था कि आयुक्त माल्यद आयुक्त माल्यद पुस्तक जो है उसका लेखक कौन था, तो कृष्ण देव राय था। यह तेलुगु भाषा में लिखा गया था और कृष्ण देव राय जो था यह तुलु वंश का राजा हुआ करता था। इसे आंध्र भोज कहा गया था, अभिनव भोज भी कहा गया था और आंध्र पितामह की उपाधि भी प्राप्त थी। मतलब कि कृष्ण देव राय को कुल मिलाकर 3 तरह की उपाधियां थी। आंध्र भोज, आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह के नाम से इनकी उपाधियां दिया जाता था। तो ये चीज आप याद रखेंगे। निम्न में से कौन सा जो है भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था, तो इसे ये भी कहा जा सकता है, ये भी समझ सकते हैं कि जो पहला अंग्रेजी जहाज आया था तो ये पहला पहला जो था अंग्रेज भी वही होगा जिसने अंग्रेजी जहाज से आया होगा। तो रेड ड्रैगन जो है यह सबसे पहले भारत आने वाला जहाज था। कब? 1608 में। 1608 ईस्वी में आया था। अब 1608 में आया था तो सबसे पहले ये भी प्रश्न होगा कि 1608 में सबसे पहले कौन जो था वो अंग्रेज आया था, तो कैप्टन हॉकिंस आया था। कैप्टन हॉकिंस कैप्टन हॉकिंस आया था। 1608 की बात कर रहा है तो 1608 में जैसे ही ईस्वी आप अगर इसके अलावा मुगलों की अगर बात करें तो इस वक्त कौन था? जहांगीर थे। 1608 में कौन थे? जहांगीर। 1608 में जहांगीर थे। तो इससे एक प्रश्न ये हुआ कि जहांगीर में से आने वाला सबसे पहला अंग्रेजी कौन था, तो कैप्टन हॉकिंस था। कब आया था? 1608 में। कौन सी जहाज से आया था, तो रेड ड्रैगन से आया था। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था, तो रेड ड्रैगन था। तो इतने सारे प्रश्न आपको मिले, आपको ध्यान रखना होगा। राजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो यह जो है यह जामन शाह के द्वारा दिया गया था। यह जामन शाह के द्वारा दिया गया था 1798 में। यह एक अफगान शासक था। कब? 1798 में अफगान शासक था। हुआ ये था कि समझते हैं इसको। हुआ ये था कि जब आपका जामन शाह जो था यह पंजाब पे आक्रमण किया था। पंजाब पे आक्रमण करते समय इसके जो तोप बहुत सारे तोप जो थे वो नदी में गिर गया था। और नदी में गिरने के बाद जो है यह राजा रणजीत सिंह जो थे वो सारे तोप को निकाल कर और पुनः जो है ना इसको जामन शाह को लौटा देता है। तो इसी की वजह से जामन शाह जो है यह राजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि देता है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि राजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि कौन दिए थे, तो जामन शाह के द्वारा दिया गया था 1798 में। यह एक अफगान शासक था। निम्नलिखित में से कौन सी झील एक लैगून नहीं है। लैगून झील कौन नहीं है? लैगून झील का मतलब क्या होता है? लैगून झील जो कि एक समुद्र के किनारे होता है, जैसे कि एक समुद्र के किनारे स्थित है शहर। यहाँ पे जो होगा वो लैगून झील बन जाएगा। लैगून झील यहाँ पे ये सब समुद्र हो गया और समुद्र से सटा हुआ जो झील है वो लैगून झील कहलाएगा। इसमें सबसे बड़ी खासियत ये रहती है कि ये जो है ये बहुत ज्यादा खारे पानी वाला झील होता है। तो लैगून झील कौन नहीं है, तो यह पुलिकट झील जो है, लैगून झील पेरियार झील जो है यह एक लैगून झील नहीं है। पेरियार झील जो है एक लैगून झील नहीं है। इसके अलावा अष्टमुदी झील, चिल्का झील और पुलिकट झील जो है यह सब जो है लैगून झील है, यानी कि ये सब जो है खारे पानी वाली झील है।
चिल्का झील पिछले में थी, हम लोग इसके अलावा डिस्कस भी किए थे चिल्का झील के बारे में, जो कि यह उड़ीसा में स्थित है। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? अरावली पर्वत और विंध्य श्रृंखला, अरावली पर्वत और विंध्याचल पर्वत के बीच में कौन सा पठार स्थित है? तो हम इस जिस तरह जैसे हम भारत का जब हम मैप देखते हैं, तो भारत को मैप देखते हैं तो इस तरह से जो है, यहाँ पे इस तरह से आपको मिल जाता है विंध्याचल पर्वत। और अरावली की बात करते हैं तो ये लगभग राजस्थान में आपको मिलता है, तो इस तरह से आपको मिल जाएगा अरावली की पर्वत श्रेणी। ये तो प्रश्न कह रहा है कि इन दोनों के बीच में, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के बीच में कौन सा पठार आपको मिलेगा, तो ये मालवा का पठार मिलता है। तो ये मालवा का पठार यहाँ पे आपको बीच में मिल जाएगा, मालवा का पठार आपको। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऐसे आप याद रखेंगे, ये जो हो गया विंध्याचल पर्वत हो गया, नीचे सतपुरा हो गया पहाड़ी, नीचे सतपुरा पहाड़ी हो गया। निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है? जैसे कि आपसे जो है आप अक्सर कहीं पे देखे होंगे कि स्टेशन वगैरह पे लिखा रहता है कि इसकी जो ऊंचाई समुद्र तल से इसकी ऊंचाई इतनी है। तो प्रश्न कर रहा है कि कौन सी किस समुद्र तल से हम इसको मापेंगे? तो ये जो है इसका मापन जो होता है वो चेन्नई तट से मापा जाता है। इसका जो मापन जाता है वो चेन्नई के तट से मापा जाता है। भारत का जो औसतन समुद्र तल है वो चेन्नई तट से ही मापा जाता है। लगभग लगभग जितना जो समुद्र भारत का जो औसतन जो मापा जाता है उसकी ऊंचाई समुद्र तल से वो चेन्नई तट से ही मापा जाता है। इसलिए मापा जाता है क्योंकि वहां से हम लोग हाइट को स्टार्टिंग करते हैं, जहाँ से पानी जो है अक्सर शांत स्थिति में रहता है, तो इसीलिए यहाँ से मापा जाता है। चेन्नई के तट का जो पानी है समुद्र का, जो वहां पे जो पानी है वो अक्सर शांत स्थिति में रहती है। निम्न में से कौन सा राज्य सात बहने राज्यों का भाग नहीं है? सात बहने का राज्य भाग नहीं है, तो सेवन सिस्टर के बारे में अक्सर आप लोग पढ़े होंगे बहुत। तो यह सिक्किम नहीं है, इसके अलावा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड और असम के अलावा असम जो है, ये सब आपको मिल जाता है सेवन सिस्टर में। ये सब पूर्वोत्तर भाग है, पूर्वोत्तर भारत के है सब राज्य, जिसे हम लोग सेवन सिस्टर के नाम से जानते हैं। अगर सेवन सिस्टर में देखें तो मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, त्रिपुरा हो गया, चौथा मिजोरम हो गया, पांचवा में हो गया नागालैंड, छठे में हो गया असम, एक और कौन बच गया, नागालैंड, मणिपुर, मणिपुर हो गया, मणिपुर हो गया। तो इस तरह से आप सात राज्यों को देखें जिसे सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। सिक्किम इसमें नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन जोवियन ग्रह नहीं है? ये जोवियन ग्रह किसे हम लोग कहते हैं? अक्सर हम लोग ग्रह के बारे में बहुत पढ़े होंगे, लेकिन ये जोवियन ग्रह किसे कहते हैं? इस तरह से जैसे कि हम लोग जो है ना इस सौरमंडल की जब हम स्थिति देखते हैं, तो ये अगर इस तरह से अगर यहाँ पे सन है, तो इस तरह से हम लोगों ने ग्रह के बारे में पढ़ा होगा, शुक्र बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, इसे इधर हो गया क्षुद्र ग्रह हो गया, फिर हो गया बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। इस तरह से हम लोगों ने बहुत पढ़े हैं। तो ये सब जो यानी कि इसको हम आंतरिक भी कह सकते हैं। आंतरिक ग्रह जो कि सूर्य के क्षुद्र ग्रह के अंदर है, इसे हम लोग जोवियन ग्रह नहीं कहते हैं। इसे हम लोग जोवियन ग्रह नहीं कहते हैं। बाकी जो क्षुद्र ग्रह से बाहर यानी कि बाह्य ग्रह जो होता है वो सब, उन सबको हम लोग जोवियन ग्रह कहते हैं। यानी कि ये सूर्य से जो है इसकी स्थिति जो है वो दूरी पर रहती है। अंदर वाले को, आंतरिक ग्रह को हम लोग पृथ्वी ग्रह कहते हैं। जो सूर्य के नजदीक होता है उसे पृथ्वी ग्रह कहते हैं, और जो सूर्य से दूर होता है उसे जोवियन ग्रह कहा जाता है। तो अक्सर इसमें आप देख रहे हैं कि क्षुद्र ग्रह से बाकी जो ऊपर बाहर की ग्रह, बाह्य ग्रह जो है वह सब जोवियन ग्रह कहलाता है। तो इसमें प्रश्न में कह रहा है कि कौन इसमें जोवियन ग्रह नहीं है, तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस ये सब जो जोवियन ग्रह में आ जाएगा। वहीं मंगल जो है यह पृथ्वी ग्रह में आता है, जोवियन ग्रह में नहीं आता है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। ऐसे भी आसानी से ऐसे समझ सकते हैं कि बाह्य ग्रह जितना भी है वो सब कहलाएगा जोवियन ग्रह, और आंतरिक ग्रह जो है वो सब कहलाएगा पृथ्वी ग्रह। कोयला निम्न में से किस प्रकार की सेल का उदाहरण है?
कोयला जो है, कोयला का निर्माण जो है वो किस प्रकार की सेल से होता है? यह औषधि सेल से इसका जो है कोयला का निर्माण होता है। क्योंकि इसमें इसका औषधि सेल का जो निर्माण जो है यह रासायनिक और जैव पदार्थ से मिलकर बनता है। रासायनिक तथा जैव पदार्थ से होता है, और कोयला तथा चूना इस पत्थर इसके एकदम अच्छे उदाहरण मिलते हैं। औषधि इसे औषधि जो चट्टा सेल है यह इसका निर्माण जो है रासायनिक और जैव पदार्थ से होता है। कोयला और चूना पत्थर इसके अच्छे उदाहरण मिलते हैं। सार्गेसो सागर किस महासागर का भाग है? सार्गेसो सागर को हम इस तरह से देख सकते हैं, अटलांटिक महासागर को जब हम जानते हैं तो इसे एस आकार की संज्ञा हम लोग देते हैं, एस आकार के नाम हम लोग इसमें देते हैं। तो सार्गेसो सागर जो है वह इसी अटलांटिक महासागर में स्थित है, जहाँ पे सार्गेसो सागर स्थित है। तो यह अटलांटिक महासागर में स्थित है। सार्गेसो सागर जहाँ पे इसका जो इसके तट जो है वो मोटी घास तैरती रहती है, इसी के नाम से इसको सार्गेसो कहा गया है। अंडमान निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र जो है वो अलग करता है? अंडमान और निकोबार को आप जो है इस प्रश्न को अच्छे से जानते होंगे कि यह 10 डिग्री चैनल के द्वारा यह अलग होता है। 10 डिग्री चैनल के द्वारा जो है अंडमान और निकोबार अलग होता है। लेकिन हम 9 डिग्री चैनल की बात करेंगे तो यह मिनिकॉय द्वीप को अलग करता है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है, और लक्षद्वीप। इसके अलावा और हम बात करें तो डंकन पास जो है यह दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करता है। डंकन पास दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान। आप ऐसे समझने की कोशिश करिए, हम बस ऐसे ही एक हिंट के तौर पे बता रहे हैं, लिटिल अंडमान। इसके अलावा और 8 डिग्री चैनल जो है यह किसको अलग करेगा? तो यह मिनिकॉय द्वीप को, मालदीव और मिनिकॉय द्वीप को अलग करता है। मालदीव और मिनिकॉय द्वीप। आप ये सब याद रखेंगे, क्योंकि अक्सर वैसे तो अक्सर एग्जाम में 10 डिग्री चैनल के बारे में ही पूछता है, लेकिन अगर पूछ दिया जाए तो आपको ध्यान रखना होगा। प्रश्न संख्या 21 है, कश्मीर घाटी निम्न में से किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है? तो घाटी हम लोग किसको कहते हैं? तो घाटी हम लोग जो है यह जब दो पहाड़ों के बीच में, जब दो पर्वतों के बीच में, जब दो पर्वतों के बीच में जब कोई बड़ा वाला क्षेत्र एरिया स्थित होता है तो उसे हम लोग घाटी कहते हैं। घाटी कहने का मतलब ये हुआ कि इन दो पहाड़ों के बीच में जो भी कुछ लोग बसने वाले हैं, कुछ लोग यहाँ पे बसते हैं, इसलिए इनको घाटी कहा गया है। तो ये प्रश्न से आपको पता चल रहा है कि किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है, और जो लोग यहाँ पे बसते हैं, जिस नाम से बसते हैं उसे उस नाम से जानते हैं, उस नाम के घाटी से जानते हैं। तो यहाँ इस ऐसे कहने का मतलब ये हुआ कि, तो इसमें जो है पर्वत कौन से पर्वत श्रेणी के बीच में होगा? कश्मीर घाटी। तो यह बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल के बीच में क्षेत्र में स्थित है। बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल क्षेत्र के बीच में स्थित है। मान लीजिए कि एक तरफ जो है ना ये बृहद हिमालय हो गया, ये बृहद हिमालय हो गया, एक तरफ पीर पंजाल है। इन दोनों के बीच में जो रास्ता जो बना हुआ है उसमें कुछ लोग रहते हैं, और कौन से लोग रहते हैं? वो कश्मीर के लोग रहते हैं, तो इसे कश्मीर घाटी के नाम से जाना जाता है। इस तरह से कई सारे घाटियां होती है। अक्सर न्यूज में आते रहता है कि इन घाटी में जो है ना इस घाटी में जो है ना तो गोलीबारी हुई। तो घाटी इसी को कहते हैं जो दो पहाड़ों के बीच का एक बड़ा एरिया होता है। यू के सिन्हा समिति निम्न में से किससे संबंधित है? तो यू के सिन्हा समिति जो है यह कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो ये सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग यानी कि एमएसएमई माइक्रो एमएसएमई से संबंधित है। ये माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। यूके सिन्हा समिति यह माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज से संबंधित है। कागजी मुद्रा या कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल मुद्रा यह क्या होता है? तो यह जो होता है यह एक प्रकार का विदेशी आरण अधिकार होता है। विदेशी आरण अधिकार होता है, ये जो है एक बॉन्ड के रूप में होता है, एक कागज के रूप में होता है। यानी कि एक जो भी रकम होती है वो एक बॉन्ड के तौर पे किया जाता है, कि इस बॉन्ड पे जो है दर्शा दिया जाता है कितना का ये बॉन्ड है,
और वही जो है विदेश में व्यापार जो होता है उसी के तौर पे यह किया जाता है। यह जो चलन में नहीं है, यह जो है चलन में नहीं आता, यह आईएमएफ के लेन देन में कार्य किया जाता है। तो इस तरह से जो है ना आप याद एक बॉन्ड के तौर पे आप इसको समझ सकते हैं कि ये जो पैसा, इसमें जो भी पैसा जो होता है ये सब एक बॉन्ड के रूप में किया जाता है। कागज पे एक बॉन्ड बना दिया जाता है, इतने का बॉन्ड हो गया। जैसे कि अगर 10 लाख रुपए की बात चल रही है तो 10 लाख का एक बॉन्ड बन गया। और वही अगर किसी से पैसा लेना है तो वो जो है बॉन्ड दे दिए और उससे हम लोग पैसा ले लेते हैं। तो यही यही होता है इसमें हो क्या, या आईएमएफ के में इसमें जाना ज्यादा इसमें लेन देन किया जाता है आईएमएफ से। केंद्रीय बजट में पूंजीगत क्रांतियों के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं शामिल होता है? केंद्रीय बजट जो है उसमें जो उसके अंतर्गत कौन उसमें शामिल नहीं होता है? तो केंद्रीय बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में यह निवेश जो है वह शामिल नहीं होता है। निवेश जो है यह शामिल नहीं होता है। केंद्रीय बजट पूंजीगत प्राप्तियों में निवेश जो है यह शामिल नहीं होता है। इसमें जो है ऋण भुगतान और ऋण वितरण आता है। यानी कि इससे हम जो है ना ऋण उधार जो लेते हैं उससे चुका सकते हैं, और विधान उधार का ऋण का जो है ना हम लोग वितरण करते हैं, जो कि एक केंद्रीय बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में आता है। राजकोषीय घाटा क्या है? राजकोषीय घाटा जो है यह बजटेरी घाटा और उधार और अन्य देने वाले लोगों से के साथ में इसे एक कंपेयर किया जाता है कि पिछले पिछले साल का जो बजट होता है और इस बार पिछले साल जो कितना कितने का बजट था और इस बार हम लोगों ने कितना उसका उससे प्राप्त किया है। तो यही चीज इसमें देखा जाता है कि उसमें इस बार जो है राजकीय खास राजकीय राजकोषीय घाटा हुआ या क्या हुआ, मुनाफा हुआ, तो यही इसमें जो है ना बताया जाता है। यानी कि जब हम लोग बजट पेश करते हैं तो पिछले वाले से और इस वाले से हम लोग तुलना करते हैं और देखते हैं कि उस बार हम लोग पिछले साल हम लोग कितना बजट दिए थे तो कितना यहाँ पे खर्च हुआ और कितना उससे हम लोगों को मुनाफा हुआ, प्राप्त हुआ। तो उसी तरह से एक जो है ना व्यय निकाला जाता है कि राजकोषीय घाटा गया या फिर मुनाफा में गया। तो राजकोषीय घाटा जो है यही एक प्रकार का होता है। ये सब एक इकोनॉमी का एक कुछ टॉपिक है। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो फिर इस सबको कुछ समझने के लिए आपको जो है ना पढ़ना पड़ेगा। इस तरह से हम लोग 25 प्रश्न को डिस्कस किए। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के कुछ प्रश्न को देखते हैं जो कि आपको कमेंट में बताना है। ये पिछले कुछ सेट का जो है वो दिया गया क्वेश्चन। पहला है कि अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? दूसरा है भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? और तीसरा है कि पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको कमेंट में बताना है। यह पिछले सेट का प्रश्न है। अब अगर आप देखे होंगे तो जरूर आपको याद होगा। और कोशिश हम उम्मीद करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इस प्रश्न का उत्तर देंगे। इससे जो है पता चलता है कि आप जो है ना पढ़ रहे हैं कि क्या हो रहा है। यदि आप पढ़ रहे हैं तो कहीं पीछे से भुला तो नहीं रहे हैं। इसीलिए जो है ना इस संडे को आपको टेस्ट भी लिया जाएगा। तो आप जो है ना संडे को 9 PM से संडे को 9 PM आप टेस्ट ज्वाइन कीजिए लास्ट वीक। कुल आपको इसमें लगभग 300 के आसपास, सॉरी 150 के आसपास इसमें आपको प्रश्न मिलेगा। तो आप संडे को ज्वाइन कीजिए। यदि आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप जो है जुड़ सकते हैं। प्ले लिस्ट में जाकर के वहां से आप टेलीग्राम में जुड़ लीजिए और वहां से आप ग्रुप में शामिल हो जाइए और आप भी टेस्ट दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताइए, या फिर कोई अगर कमी रह गई तो भी बताइए ताकि उस चीज को दूर किया जाए। इसके अलावा बड़ों का आदर करिए, छोटे को प्यार करें और अपना व्यक्तित्व इस तरह से बनाएं ताकि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।